नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तेजस कंपटीशन क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो मैं सेशन लेके आऊंगा अगला वो आपका पॉलिटी का रहेगा। तो मैं आज पॉलिटी आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि किस प्रकार भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो मैं प्लासी के युद्ध से शुरुआत कर रहा हूँ इसकी। और आज मैं आपको इसमें रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसे। 1757 के प्लासी के युद्ध की लड़ाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य हुई। उस समय बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। इसमें होता क्या है, जो बंगाल का नवाब होता है मारा जाता है, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय बीतने के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मोहम्मद शाह द्वितीय जो मुग़ल राजा थे और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप नोट्स बनाइएगा, इनको नोट कीजिएगा। इन इस तरफ ये 3 थे और उस तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे जो नेतृत्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसमें क्या होता है, इन तीनों में नेतृत्व एक यूनिटी न होने के कारण ये युद्ध इन्हें हारना पड़ता है और इस हार इन्हें देखनी पड़ती है इस युद्ध में। और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से फिर नियंत्रित कर लेती है बंगाल पर। मोहम्मद शाह रंगीला से एक समझौता करती है ईस्ट इंडिया कंपनी और बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अधिकार ले लेती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, ये रेवेन्यू तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल करती है, यानी कि ज़मीन से जो टैक्स वसूल करने का अधिकार था वो ये करते हैं। और जो प्रशासनिक अधिकार था, यानी कि विधायिकी यानी कानून बनाने का या पॉलिसी जो अप्लाई करवाने का, वो ये सारा काम नवाब के द्वारा चलाया जाता है। होता क्या है, इसमें कंपनी पैसे देती है इन्हें, क्योंकि इनके पास पैसे तो होते नहीं हैं, तो ये उन्हें पैसे देती है और ये उस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाती कार्यों को। तो इस प्रकार यहाँ पे द्वैध शासन चल रहा था। इसमें क्या क्या कमियाँ थी, इनकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो द्वैध शासन की परेशानियाँ थी, कंपनी के ऑफिसर थे वो निजी व्यापार में लगे हुए थे और यह व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे राजनीतिक कंपनी बनती जा रही थी। और 1772 में 1 मिलियन पाउंड का लोन भी मांग लिया था इन्होंने। तो ये कुछ चीज़ें हुई, इनकी वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो बक्सर की युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बने। वो निम्न हैं जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार घर में आप गैस और सिलेंडर का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार जैसे कि गैस को नियंत्रित करने के लिए हम सिलेंडर पर रेगुलेटर लगाते हैं, उसी प्रकार कंपनी में जो नियमों का पालन न होने के कारण जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे थे, तो उसको रेगुलेट करने के लिए यह एक्ट बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का अत्यधिक संवैधानिक महत्व, क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, मैं उसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ओके दोस्तों, संसदीय नेतृत्व स्थापित किया गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है ना, जब ये एक्ट पारित हो गया उसी के बाद ये मान्यताएं मिली हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा ही केंद्रीय शासन का नींव रखी गई। तो किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय शासन की नींव रखी गई, तो वो ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ओके दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है ना, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, यानी कि उसकी सहायता के लिए 4 लोग और थे जो इस परिषद में थे। ठीक है ना, तो दोस्तों, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, ये ध्यान रखना है आपको। तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग, जनरल वॉरेन हेस्टिंग।
ठीक है ना दोस्तों। और आगे चलते हैं और चर्चाएं करते हैं इस चीज़ पर। इसके द्वारा मुंबई, मद्रास और बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसका क्या मतलब है दोस्तों? पहले जो प्रेसिडेंसियाँ थी मुंबई, मद्रास और बंगाल, ये स्वतंत्र रूप से थी, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल बना देने के बाद मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियाँ उनके अधीन कर दी गई, बंगाल के अधीन। ठीक है ना दोस्तों। और एक पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है, किस प्रकार क्वेश्चंस बन सकता है। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय। तो एलिजा एम्पे थे जो मुख्य न्यायाधीश थे, और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, चाहे तो आप पुश करके वीडियो नोट कर सकते हैं। लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड ये 3 अन्य थे, और सर एलिजा एम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और बातें इनमें। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि इसका क्या मतलब है दोस्तों? जैसे किसी कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं और आप उस कंपनी में तो कार्य कर ही रहे हैं, पर वहाँ से अतिरिक्त वहाँ की चीज़ें लेके आप बाहर उन्हें सेल कर रहे हैं, या आप उनको बचा रहे हैं, यहाँ पे कोई मतलब ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके से निजी व्यापार पे भी नियंत्रित कर दिया गया। और जैसे कि आप कोई गिफ्ट, उपहार या रिश्वत लेते हैं, उन चीज़ों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया इसके अंतर्गत। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इनकी संख्या 24 थी। इनके सदस्यों को 5 साल के लिए चुना जाता था, और इनमें से 1/4 सदस्य हर साल रिटायर हो जाते थे। तो ये इनका प्रोसेस था, जो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस पॉइंट को। ओके दोस्तों, और आगे चलते हैं हम। आपको ये मेन जो क्वेश्चंस बनेंगे इसके लिए, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना दोस्तों। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। किस एक्ट के अंतर्गत राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया? तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा दोस्तों मेरे। चलिए, आज हम रेगुलेटिंग एक्ट तक ही रखते हैं। कल हम आपके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर अधिनियम, ये 3 एक्ट हम बताएंगे। केवल आज हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आपको, आप इस पर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।